लास्ट क्लास में हम लोग कुछ लिख रहे थे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर फॉरेन ट्रेड के बारे में। यस सर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के ऊपर कुछ हम लोग लिख रहे थे, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यस सर। लास्ट में क्या लिखवाए थे, कुछ बताओ। The smaller these two propensities are, the larger will be the value of foreign trade multiplier and vice versa. बस यही। The smaller these two propensities are, the marginal propensity to save and marginal propensity to import. Consume. यस सर। स्मॉलर होगा, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। वर्किंग के बारे में कुछ द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, वर्किंग के बाद, हाँ वर्किंग के बाद लिखना है। द फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन्ड as under, हाइफन देके लिखेगा, सपोज the exporters of the country, the exports of the country, the exports of the country increase suppose the exports of the country increase, comma, to start with the exporters will sell their products, the exporters will sell their products to foreign countries and receive more income, and receive more income. Full stop. In order to meet the foreign demand, in order to meet the foreign demand, they will engage more factors of production
they will engage more factors of production to produce more. Full stop. Paragraph change. This will raise the income of the owners of factors of production. This will increase the second, sir. income of the factors. This will increase the income of the factors of production. Full stop. This process will continue and the national income increases by the value of the multiplier. By the value of the multiplier. Full stop. The value of the multiplier depends upon the value of the multiplier depends upon the value of MPS and MPM. MPM का मतलब marginal propensity to import. MPM का मतलब marginal propensity to import. हाँ, MPM. Marginal propensity to import. Full stop. There being an inverse relation between the two propensities and the export multiplier. And the Export multiplier. सब इतने देर से क्यों आ रहा है लोग? नीचे लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, y इज इक्वल टू
C सब कैपिटल है, C प्लस I प्लस X माइनस M। X minus M. म्यूट करो अपने आप को। Y इज इक्वल टू T प्लस I प्लस X माइनस M। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Y का मतलब नेशनल इनकम होता है, C का मतलब कंजम्पशन होता है, I का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, X का मतलब एक्सपोर्ट्स होता है और M का मतलब इंपोर्ट होता है। क्लियर है क्लास? यस सर। सर हाँ। यस सर। सर हम लोग अब- पढ़े थे EX माइनस EM सर, यहाँ सर 2 बार हो गया सर, लेकिन छोड़िए कहाँ अब 2 बार आपको। हो गया? नहीं कहाँ मतलब 2 बार सर, हो गया? नहीं 2 बार नहीं सर, जैसे मार्जिनल प्रोस्पेक्टिव टू इंपोर्ट का आप लिखवाया ना सर MPM, तो उसी पर हाँ। कंफ्यूजन था। ठीक है सर, हो गया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, जो पिछले क्लास में भी इंपोर्ट ही लिखवाए थे, पिछले क्लास में भी इंपोर्ट ही था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। यस यस सर, वहाँ पे सर हम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखे थे MPM, वहाँ M पर थोड़ा सा चूंकि आई है ना, इसलिए छोड़िए, हो गया सर। थैंक यू सर। समझ ही रहे हैं। तो MPIM भी लिख सकते हो या MPM भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। वो शॉर्ट में नीचे लिखो और y माइनस C इज इक्वल टू y माइनस C इज इक्वल टू I प्लस X माइनस M। ये समझे कैसे हुआ? यस सर, सी माइनस में चला गया। यस सर। यस सर, C इधर आया तो माइनस हो गया है सर। हाँ, अब इसको लिखो और S इज इक्वल टू I प्लस X माइनस M। ये देखिए क्या मतलब हुआ इसका। सर इनकम ये माइनस बताओ। इनकम माइनस कंजप्शन इज इक्वल टू माइनस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए है क्या कि हमने क्या लिखा, सबसे पहला जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं? हम लोग लिख रहे हैं कि y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस X माइनस M। अब मैंने कहा लिखने के लिए और y माइनस C इज इक्वल टू I प्लस X माइनस M। अब क्या होगा? ये पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू C प्लस S होता है। यस सर। y इज इक्वल टू C प्लस S। S। तो अगर हम लोग y माइनस C कर दे तो बराबर क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो y माइनस C बराबर क्या हो गया? y माइनस C बराबर S हो गया, इज इक्वल टू I प्लस X माइनस M। और अब आप देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सेविंग्स प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स। समझ में आया क्या? Yes. सेविंग्स प्लस इंपोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स। लिख लिया क्या? Exports हाँ, को- लिख लिया क्या आप? लिख लिया क्या यस आप लोगों ने? सर। यस सर। No, sir. यस सर। इतना सर तो ये ये सब ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी लिख ही लिए हो। इतना खाली यही ना यस लिखना सर, है हो जी। गया है। Yes, sir. यस सर लिख लिए कब? हाँ, अब नीचे लिखिएगा 10 एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम the sum of savings and import लेवल ऑफ इनकम must equal the sum of
must equal the sum of investment and exports. सर एक बार स्टार्ट से बोल दीजिएगा. Thus, at equilibrium level of income, the sum of savings and imports must equal the sum of investment and exports. आगे लिखो, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, जिसको हम लोग KF कहते हैं. क्या कहते हैं? KF. फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को KF. सर तो एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर लिखें. हाँ, KF स्मॉल f is equal to delta y divided by delta s. Delta y divided by delta s. तो delta y क्या हो गया? चेंज इन इनकम. नेशनल Income. इनकम. और डेल्टा s का मतलब क्या हो गया? चेंज इन सेव हो जाएगा सर. सेविंग्स. सेविंग्स. यस. या उसको हाँ नहीं, उसको बेहतर होगा कि हम लोग x कर देते हैं यहाँ पे. Yes. आगे फिर उसको समझा देंगे. x करो. डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्सपोर्ट. मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट कितने से चेंज करेगा और उसका इफेक्ट हमारे नेशनल इनकम पर क्या पड़ेगा. जब हम लोग इस रिलेशनशिप को समझेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर. उसके बाद नीचे लिखो एंड नीचे लिखना एंड डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा s प्लस डेल्टा m. डेल्टा x का वैल्यू डेल्टा s प्लस डेल्टा m. यानी कि जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे होगी तो जितना चेंज एक्सपोर्ट में होगा वो बराबर होगा किसके? चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इंपोर्ट. अब देखिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और KF इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा s प्लस डेल्टा m. कैन वी राइट दिस? यस सर. क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा s प्लस डेल्टा m होता है, इसकी वजह से हम लिखेंगे सर. Yes, चलो sir. ठीक है, तो उतार लिए इसको. यस सर. ठीक, ओके. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे. मल्टीप्लायर का चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का बचा हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए थे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. टाइप्स ऑफ गुड्स वगैरह हो गया था, कंज्यूमर गुड्स हो गया था, कैपिटल गुड्स हो गया था, इन्वेस्टमेंट्स हो गया था, सेविंग्स हो गया था. ये सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया था. अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में कितना सेक्टर्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग नहीं, पहले इसी को पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा आसान होगा. तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में बांटा गया. सुनिएगा ध्यान से, इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, बुक में है, अच्छे से लिखा हुआ है. पूरी इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स में बांटा गया. कितने सेक्टर्स में बांटा गया? पहला है हाउस होल्ड सेक्टर.
पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा है कैपिटल मार्केट, पांचवा है इंटरनेशनल ट्रेड। कितना सेक्टर मैंने बताया? हाउ मेनी सेक्टर्स? हाउ मेनी फाइव सेक्टर्स? सेक्टर सर। Five sectors. पहला पहला क्या? पहला नंबर वन, Household sector. Household sector, नंबर टू Government producing sector. firm, Producing sector. प्रोड्यूसिंग फर्म Producing. सेक्टर, नंबर थ्री गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर फोर International sector. International sector. कैपिटल मार्केट सेक्टर, Yes, sir. Yes. Fifth कैपिटल मार्केट सेक्टर, नंबर फाइव इंटरनेशनल ट्रेड International सेक्टर sector. या इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये 5 सेक्टर है। अब आप कहेंगे सर ये सब सेक्टर का मतलब क्या हुआ? तो बहुत संक्षेप में सुन लीजिए, इसका मतलब क्या है। हाउस होल्ड सेक्टर को हम लोग ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ Factors प्रोडक्शन। of production. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? 4। लैंड, म्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर लो अपने आप को, जिसके वहां से आवाज आ रही है म्यूट कर लो। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब एक ऐसा सेक्टर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, जो उसको ओन करता है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। Entrepreneurship. Entrepreneur. तो लैंड के ओनर को हम लोग लैंडलॉर्ड कहते हैं, Yes. कैपिटल के ओनर को हम लोग कैपिटल ओनर कहते हैं या कैपिटलिस्ट कहते हैं, Yes. और लेबर के ओनर को लेबरर कहते हैं, और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ओन करता है एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसका काम क्या है पूरी इकोनॉमी में? इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि जो प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर है, उस प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर को अपनी सेवाओं को प्रदान करना, अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करना, और उस सर्विसेज के बदले में इनको कुछ इनकम मिलता है जिसको आप फैक्टर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। विच इनकम? फैक्टर income. जो लैंडलॉर्ड होगा उसको इनकम के तौर पे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। रेंट मिलेगा। ठीक है, जो लेबरर होगा उसको क्या मिलेगा? वेजेस और सैलरी मिलेगा। जो कैपिटल ओनर होगा, जो कैपिटलिस्ट होगा, उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर होगा, जो रिस्क उठाएगा, उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। Profit मिलेगा सर। ये सारी चीजें जो है ये हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम है। ये इन्होंने अपनी सेवाओं को प्रदान किया। किसको प्रदान किया? अलग अलग दूसरे सेक्टर्स को, प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर को, Producing firm इंटरनेशनल मार्केट में, सरकार को, सबको इसने अपना योगदान दिया। और इस योगदान के बदले में इनको जो भी इनकम की प्राप्ति होगी, इसको हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। कौन सा इनकम कहते हैं? Factor. Factor income. फैक्टर इनकम कहते हैं। क्लियर हो गया हाउस होल्ड सेक्टर? Yes, यस sir. सर, इसको फैक्टर Yes, sir. प्राइस भी कह सकते हैं। फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस का मतलब क्या हुआ मोनिका? क्या सोच के तुम बोली फैक्टर प्राइस? सर जो भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पे जो हमारा कॉस्ट लगता है वो हमारा फैक्टर कॉस्ट हो गया। उसके थ्रू जो हमारा इनकम हुआ वो हमारा फैक्टर इनकम हो गया। यही आप समझाना चाह रहे हैं ना? अच्छा, 2 मिनट रुक जाओ। अभी अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं, जो आप अभी बोल रहे थे वो। यस सर। हाँ ठीक है, गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, राइट। तो ये जो फैक्टर इनकम है ये हाउस होल्ड के लिए इनकम होगा।
किसके लिए इनकम होगा? ये हाउस होल्ड के लिए Household के- इनकम होगा। हाउस होल्ड के पास जो पैसा गया उसको हम लोग इनकम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सेवाओं को प्रदान किया है, उन्होंने अपनी सर्विसेज को दिया है बाकी सारे सेक्टर्स के लिए। क्लियर है? अब आइए दूसरा है प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर, जो प्रोडक्शन का काम करता है, कारखाने, जहां पे सारे हाउस होल्ड के सर्विसेज को लिया जाता है, लैंड का इस्तेमाल किया जाता है, लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल किया जाता है, सबका इस्तेमाल किया जाता है। लेबर। तो अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोवाइडर है। वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या है? प्रोवाइडर। और प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया उसका यूजर है। वो क्या है? वो यूजर। समझ रहे हैं बात? अरे समझ रहे हो तो बोल भी दो हाँ या ना। यस सर, यस सर, Yes sir, समझ रहे हैं। Yes, तो अब तुम थोड़ा सोच के बताओ, इनकम किसके लिए होगा? जो प्रोवाइड करेगा वो इनकम लेगा, या जो यूजर होगा उसके लिए वो इनकम देगा? प्रोवाइडर सर। Provider को income मिलेगा। प्रोवाइड Provide करेगा। करेगा, तो प्रोवाइडर Provide कौन हुआ? प्रोवाइडर कौन Household. हुआ? हाउस Household sector। होल्ड। जो पैसा कमाएगा उसको फैक्टर इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। Factor income। अब लेबरर क्या करता है? कारखाने में जाता है, काम करता है। जो लैंड ओनर है उसने जमीन दे दिया कि भाई आप जमीन लीज पे ले जाइए, मुझे रेंट दे दीजिए। जिसके पास कैपिटल है, बैंक है, या जो पूंजीपति है, वो कैपिटल दे देगा कि भैया आप मुझे इंटरेस्ट दे दीजिए। जो जोखिम लेना चाहेगा, जो सारी चीजों को और ऑर्गेनाइज करेगा और रिस्क बेयर करेगा, उसको आप क्या दे देंगे? प्रॉफिट दे देंगे। तो जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए तो इनकम हो गया, लेकिन जो दे रहा है उसके लिए तो खर्चा हो गया। यस सर, Yes sir। जैसा दो यस सर, Yes sir। यस सर। मोनिका, प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर के लिए ये सारी चीजें जो वो भुगतान कर रहा है, ये उसके लिए फैक्टर पेमेंट हो गया। फैक्टर प्राइस। यस सर। क्या हो गया? वो फैक्टर फैक्टर पेमेंट हो गया। फैक्टर पेमेंट। तो ध्यान क्या देना है मोनिका? फैक्टर पेमेंट बराबर फैक्टर इनकम। मोनिका मतलब ये पूरे क्लास के लिए, चूंकि मोनिका ने क्वेश्चन रेज किया इसलिए मैं उसका नाम लेके उसको समझा रहा। नहीं तो फिर कोई बोल देगा कि सर से सवाल किए थे, सवाल हमको जवाब नहीं मिला। राइट? ओके सर। तो फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम। तो जो फैक्टर पेमेंट है वही ना फैक्टर इनकम होगा। फैक्टर पेमेंट बराबर फैक्टर इनकम होगा कि नहीं होगा? दोनों का Yes, sir. वैल्यू बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। यस सर। Yes sir। बराबर होगा। जैसे हम और आप दुकान में गए, सुनिएगा ध्यान से, हम और आप दुकान में गए, किसी सामान को खरीदा हमने, वो सामान 100 रुपए का था, तो हमने 100 रुपए दे दिया, तो हमारे लिए खर्च हो गया, लेकिन बायर के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया सर। Income हो गया। इनकम हो गया। तो खर्चा Yes, बराबर इनकम हुआ कि नहीं हुआ? 100 हमारी Yes, जेब से sir। 100 रुपया गया और प्रत्येक के गले में जाके वो 200 रुपए का नोट, तो वो नोट नहीं बन सकता। नहीं 100 आएगा। Expenditure is बनेगा। equal to income। नहीं बनेगा सर। एक्सपेंडिचर बनता इज तो आज इक्वल टू इनकम। एक्सपेंडिचर Yes, इज इक्वल sir। टू इनकम। Income। Factor income of the household will be equal to factor payment by the producing. Producing firm। समझ गए? फैक्टर Yes, sir। इनकम हमेशा फैक्टर पेमेंट के बराबर होगा। राइट? अब ये हाउस होल्ड Yes, sir। सेक्टर का काम क्या है? भाई इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जिनसे जिनसे इन्होंने लिया है उनको फैक्टर पेमेंट देंगे। गुड्स हो गया मार्केट में, अब ये गुड्स को मार्केट में सप्लाई करेंगे। मोनिका ध्यान दीजिएगा, गुड्स को मार्केट में सप्लाई करेंगे,
जिस प्राइस पे वो बेचेंगे दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। Price. ठीक है, अब मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट विल गिव यू सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो आपको प्रॉफिट देगा। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो सेवाओं को प्रदान करेगा, उसके बदले में आमदनी प्राप्त करेगा, जिसको फैक्टर इनकम कहते हैं। प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर का काम है ये हाउस होल्ड के सर्विसेज को लेना और उसके बदले में उनको पेमेंट करना और उन सेवाओं से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब मैं थोड़ा यहाँ पर रुक रहा हूँ, टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ और टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। आप जब अपनी किताबों को देखिएगा तो किताबों में मिलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौन सा फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर Circular Flow of income. Yes, sir. प्रत्येक किताब Measure- पलटने भी लगा होगा, प्रत्येक किताब मेजरमेंट ऑफ पलटने भी नेशनल लगा इनकम होगा सर। और नहीं वो नहीं देख है, भी रहा सामने होगा। रखे हैं sir। हाँ? सामने है, अभी पलट नहीं रहे हैं, आपकी दया दृष्टि से पलटेंगे। अच्छा ठीक है, तो पलट के सर, देख भी लो एक बार। यस सर, यस है ना Yes, sir. सर्कुलर फ्लो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब देखिए सर- सर्कुलर फ्लो, हाँ सर्कुलर फ्लो में दो तरीके का फ्लो, ध्यान से सुनना बाबू। सर्कुलर फ्लो में एक मिनट, पहले मैं कैमरा ऑफ करूं, अब मैं आऊं सर्कुलर फ्लो। नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय बहाव इसकी हिंदी होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट का भी पता नहीं है और इसका एंडिंग पॉइंट का भी पता नहीं है। लेकिन एक चीज पता है। क्या पता है? पता ये है कि जिस भी पॉइंट से ये स्टार्ट होगा उसी पॉइंट पे आके खत्म भी होगा। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Am I clear? What I said, the circular flow of income, why is it known as, or the flow of income, why is it known as circular flow of income? Because there is no starting point and there is no ending point which has been fixed. But one thing has been fixed, and that is this circular flow of income will start from a particular point and will end at a particular point. But what is that particular point is not known. इसलिए कहा गया कि भाई ये जहां से शुरू होगा, मान लीजिए यहां से शुरू हुआ तो घूम के यहीं पे आके खत्म भी होगा, तो इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो का नाम दिया गया। अब मान लीजिए ये पॉइंट यहां से स्टार्ट ना होके नीचे से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होगा तो यहीं पे आके खत्म होगा, तो जहां पे स्टार्ट होगा वहीं पे आके खत्म भी होगा, इसलिए इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. अब सर्कुलर फ्लो को आप दो हिस्सों में बांटते हैं बाबू, एक हो गया रियल फ्लो और दूसरा हो गया मनी Money फ्लो। flow. मनी फ्लो, यस सर। एक है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। मनी फ्लो। अब आप पूछेंगे सर ये रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है, तो मैंने जाने अनजाने में आपको रियल फ्लो बता दिया अभी के क्लास में, अभी जो मैंने पढ़ाया। और जैसे ही मैंने कहा कि मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूं, तो टॉपिक चेंज करने का पर्पस मेरा यही था ताकि मैं आपको इस सर्कुलर फ्लो को कुछ समझा पाऊं। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि हाउस होल्ड के पास से सर्विसेज जाएगा किसके पास? Producing हाउस firm. होल्ड प्रोड्यूसिंग फर्म के पास के सर। पास। प्रोड्यूसिंग फर्म के पास। वेरी गुड। प्रोड्यूसिंग फर्म के पास जैसे ही इन्होंने सर्विसेज दिया तो प्रोड्यूसिंग फर्म इनको कुछ देगा कि नहीं देगा? देगा। Yes, sir. क्या देगा? देगा। क्या देगा? Factor payment. पेमेंट देगा। देगा। अरे अरे इनकम हाउस होल्ड के लिए क्या होगा? वो
इनकम होगा, फैक्टर Income इनकम। होगा, sir. फैक्टर इनकम होगा, हाँ फैक्टर इनकम होगा। Yes, और sir. प्रोड्यूसिंग फर्म के लिए फैक्टर पेमेंट होगा। Payment. क्लियर है? Yes, sir. यस सर Sir. मैंने एक चीज और बताई कि फैक्टर इनकम हमेशा फैक्टर पेमेंट के बराबर होगा। फैक्टर इनकम विल ऑलवेज बी इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। Payment. ठीक है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की है, जो हाउस होल्ड ने अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया, तो इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसिंग फर्म क्या करेगा? प्रोडक्शन Production. Goods प्रोडक्शन produce करेगा, करेगा. गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, गुड्स और सर्विसेज Yes, को sir. प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करेगा। अब आइए रियल फ्लो को समझते हैं। रियल फ्लो का मतलब होता है उसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी इज नॉट इन्वॉल्व। रियल फ्लो का मतलब कि हाउस होल्ड के द्वारा जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और उन सर्विसेज का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसिंग फर्म गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, इकोनॉमी में आउटपुट के स्तर को बढ़ाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So what is real flow? Real flow का मतलब providing of services by the household sector to the producing firm sector, and by using those factor services the producing firm sector will do what? Will produce the goods and services. तो इसको हम लोग कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। समझ में आ गया कि नहीं आया? सर एक और रियल फ्लो को बता दे। कहाँ पे दिक्कत है? कुछ तो बताओ एक बार और, क्या बताएं? रियल फ्लो का मतलब हुआ इसमें मनी शामिल नहीं होगा। हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर को, उसका इस्तेमाल करके जब प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, राष्ट्रीय उत्पाद के स्तर को बढ़ा देगा, तो इसको कहते हैं रियल फ्लो। उसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।